Yes, my dear friends, it's a very easy topic today, what we're going to discuss. And yes, it's consignment. बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत प्यार से समझेंगे, ठीक है? ये सबको आप सेल्फ रीड करिएगा. जस्ट लीविंग ऑल दीज थिंग्स, ओके. आइए सीधा काम करते हैं कि शुरू करते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट का मीनिंग क्या है. टू कंसाइन टू कंसाइन मीन्स टू सेंड, ओके. तो कंसाइनमेंट अकाउंट मतलब हमने कुछ गुड्स सेंड किया है, ठीक है, और उसका अकाउंट्स बनाना है. इजंट इट सिंपल? ऑफ कोर्स वेरी सिंपल. ठीक है जी. इन अकाउंटिंग द टर्म कंसाइनमेंट अकाउंट relates to accounts dealing with a situation where one person or firm sends goods to another person or firm. ठीक है, ये तो क्लियर एकदम. On the basis that goods will be sold on behalf of and at the risk of the former. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. कंसाइनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ए ने बी को गुड्स भेजा, तो ए बोल रहा भैया देखो गुड्स मेरे हैं, ठीक है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, देखो तुम मेरे बिहाफ में बेच रहे हो, मेरे बिहाफ में, ठीक है. तो इसका मतलब अल्टीमेट सेलर कौन, ए या बी? बेच रहा है बी, बट फिर भी सेलर है ए. इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि रिस्क, देखो हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है. अगर ये चैप्टर अगर आप देख रहे हो कंसाइनमेंट का, तो मैं तो ये चाहूँगा कि क्योंकि सीए फाउंडेशन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आपके चैप्टर में है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक बार पहले पढ़ लो, ठीक है. उसके बाद आप ये चैप्टर देखो और मज़ा आएगा. सो सेलर ए है और बोल रहे हैं कि रिस्क जो है, रिस्क भी ए का है. गुड्स, अच्छा रिस्क ए का है मतलब क्या? अगर लेट से यहाँ पर गुड्स जो बी के पास भेजा गया है, अगर ये गुड्स चोरी हो जाता है, तो ये गुड्स ए का चोरी हुआ है, ठीक है. सब कुछ रिस्क, जो भी रिलेटेड रिस्क है, ए का है. डिटेल में आप ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़िए, तो रिस्क आपको और अच्छे से समझ में आएगा. द फॉलोइंग शुड बी नोटेड केयरफुली. ठीक है जी, क्या केयरफुल होना है, केयरफुल नोटिंग क्या करना है, आइए देख लेते हैं. द पार्टी विच सेंड्स द गुड्स, जिसको हम कंसाइनर कहते हैं, उसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है. द पार्टी होम गुड्स आर सेंट, कंसाइनी, इज ऑल्सो कॉल्ड एजेंट. जिन बच्चों को एजेंट का मतलब नहीं मालूम है, वो पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी है. बोलते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब है म्यूचुअल एजेंसी. उसमें हमने बहुत डिटेल में समझाया कि एजेंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल का मतलब क्या है. तो मैं ये चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट आप पार्टनरशिप में थोड़ा सा जाके एक बार देखिए, क्योंकि अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो अकाउंटेंसी है, राइट. तो मैं ये सब चीज़ समझा रखा हूँ पार्टनरशिप में, तो प्लीज़ आप लोगों को लगे तो वहाँ जाके प्लीज़ एक बार समझिए, ठीक है. तो ये 2 पॉइंट अपना कवर हो गया, प्रिंसिपल एंड एजेंट का. द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, दैट इज़ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स. ये सब जो भाषा है, ये लॉ का भाषा है, ये लॉ का भाषा है, इसको आप अच्छे से समझना है. तो सेल ऑफ गुड्स में जाइए प्लीज़, ठीक है. द प्रॉपर्टी इन द गुड्स remains with the consignor or the principal. The agent or the consignee does not become the owner even though goods are in his possession. ठीक है जी. तो ये अगर आप लॉ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि पोजेशन भले ही है. अब एक बात बताइए, मेरे पास एक आईपैड है, मेरा पड़ोसी मेरे से एक बार बोरो किया, तो पोजेशन उसके पास है, पोजेशन, ही इज हैविंग इट, बट डज इट बिकम एन ओनर? क्योंकि मेरा आईपैड उसके घर पे रखा हुआ है, तो क्या मालिकाना उसका हो गया? नहीं भैया, कैसे हो जाएगा? तो यही तो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर.
कि गुड्स का पोजेशन है कंसाइनी के पास, बट मालिक अभी भी कंसाइनर है। ठीक है, सो पोजेशन किसके पास है? पोजेशन कंसाइनी के पास है। तो कंसाइनी के पास पोजीशन है, तो क्या ओनर ओनर कंसाइनी है? नो। ओनर कौन है? ओनर कंसाइनर है। ठीक है, कंसाइनर। तो ये बात मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, बहुत इजी है। ठीक है, द कंसाइनर डज नॉट सेंड एन इनवॉइस टू द कंसाइनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको लगेगा कि इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया जा रहा है। देखो भैया, अब तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जीएसटी का बिल होता है, आप किसी को माल बेच रहे हो, इफ यू आर सेलिंग समबडी, तो भैया टैक्स लगा के बिल बनाओ। ठीक है, गवर्नमेंट को रिटर्न सबमिट करो। बट एक बात बताओ, मैं अपना ही सामान मैं खुद को सेल कर सकता हूँ क्या? कैन आई सेल माई ओन स्टफ टू माई सेल्फ? जैसे अगर मेरे घर पे मेरा कोई फ़ोन है और मैं अपना फ़ोन घर से ऑफिस भेजता हूँ, तो क्या वो सेल हो गया? और क्या बात करें, आप अपना ही सामान घर से उठा के दूसरा जगह लेकर जा रहे हो, राइट? मेरे घर पे टीवी रखा हुआ है, मैं अपना घर का टीवी अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र करता हूँ, तो क्या ये सेल हो गया? नहीं जी। तो इसका मतलब यही है कि मेरे यहाँ पर लेट्स से कलकत्ता में मेरा एक ऑफिस है, मेरा इस ऑफिस में कुछ गुड्स रखा हुआ है, और मैंने एक और ऑफिस मुंबई में कर लिया और मैं वहाँ पर गुड्स ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या ये सेल हो गया? नहीं भाई, ये तो दोनों मेरा ही है ना। तो इसका मतलब कंसाइनर एंड कंसाइनी बायर एंड सेलर नहीं है। तो क्या है इन लोग? अरे यही तो लिखा हुआ है, दे आर प्रिंसिपल एंड दे आर एजेंट, दे आर नॉट बायर एंड सेलर। अगर सेल होगा तो बायर होगा, एक सेलर होगा, बट यहाँ पर बायर एंड सेलर नहीं है। तो आई थिंक कि दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर कि बायर एंड सेलर नहीं है, प्रिंसिपल एंड एजेंट है। और क्योंकि बायर एंड सेलर नहीं है, तो सेलर जो होता है, जब वो अपना गुड्स बेचता है, तो बोलते हैं ना भैया पक्का बिल बना के दे, भैया मेरे को बिल बना के दे। अपने जो बोलते हैं ना, बिल बिल के साथ लिया या बिना बिल के लिया? देख साहब, बिल के साथ लेगा तो टैक्स लगेगा, बिना बिल के लेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। ये सब कहानी हम लोग बहुत सुन चुके हैं, राइट? पर जब से मोदी जी ने ये जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया है, बोला भैया देखो अब बिल तो लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि बिल के साथ काम हो रहा है। ठीक है, अब द कंसाइनर डज नॉट सेंड एन इनवॉइस टू द कंसाइनी। इनवॉइस क्यों भेजेंगे? इनवॉइस तो हम लोग हमेशा, सेलर जो है वो इनवॉइस देता है बायर को। जब हम एक आईफोन खरीदने जाते हैं तो मेरे को उसका बिल मिलता है, राइट? हम एक टीवी खरीदने जाते हैं तो मेरे को उसका बिल मिलता है, इस बिल को कहते हैं इनवॉइस। ठीक है, अब मेरे से कंसाइनी जो है, खरीदा थोड़ी ना है। अरे मैं तो अपने आप जबरदस्ती, अरे भैया भेज रहा हूँ तेरे को, सामान भेज रहा हूँ, देख भाई कोई ग्राहक मिले तो बेच डालना। सेलर मैं ही रहूंगा, बस बेच देना, मेरे बिहाफ में बेच देना। तो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो इसमें इसीलिए ही विल नॉट सेंड, ही डज नॉट सेंड, पॉइंट देखिए, ही डज नॉट सेंड एन इनवॉइस। ठीक है, तो भेजता क्या है? एक बात बताओ, इनवॉइस मतलब हो गया उसमें टैक्स का कंपोनेंट, कि ये माल सेल हो गया है। अब सेल होते के साथ उसमें जीएसटी लगेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, बट क्योंकि ये सेल नहीं हुआ है, तो ही सेंड्स ओनली अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा मतलब सैंपल, सैंपल। ठीक है, इट इज नॉट एक्चुअल, इट इज जस्ट अ सैंपल इनवॉइस, कि देख भाई जो हम तुमको गुड्स भेजे हैं उसका एक्चुअल कीमत इतना 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 है। ठीक है, तो इनवॉइस मतलब हो गया टैक्स, और वो टैक्स आपको किसको देना? गवर्नमेंट को। प्रोफॉर्मा इनवॉइस में देर इज नो टैक्स का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि बिक्री नहीं हुआ है तो टैक्स नहीं हुआ है, टैक्स नहीं हुआ तो ये सेल नहीं माना जाएगा, सेल नहीं माना जाएगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। और तो ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस जस्ट एक सैंपल। ठीक है,
जैसे रफ अपने मैथमेटिक्स में बोलते हैं ना, रफ नोट, वर्किंग नोट बना लेना। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक अ वर्किंग नोट, काम कर रहे हैं दोनों जन साथ में, तो भैया ये एक सैंपल देख ले। क्यों? देखो भैया 5,000 आइटम्स तुमको भेजे हैं, 120 रुपया करके। ठीक है, तो एक सैंपल बना के भेज दिया, उसमें अगर और कुछ भी है तो उसका डिटेल्स लिख दिया, मॉडल नंबर वगैरह लिख दिया, डिटेल्स लिख दिया, जिससे बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो, समझ में आ जाए। ठीक है, आपस में इजी रहे समझने में। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता क्या है, अगर उसको और समझना हो कि भाई एग्जैक्टली व्हाट इज प्रोफॉर्मा इनवॉइस, सो इट इज अ स्टेटमेंट, looks like an invoice but is really not one। ये इसको समझना है तो इसमें एक ही चीज समझना है कि टैक्स का कंपोनेंट नहीं होता उसमें। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, टैक्स का कंपोनेंट नहीं है, और ना वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना है, बाकी सब सेम है भाई, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब क्यों है, बनाते क्यों है प्रोफार्मा इनवॉइस? द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोफार्मा इनवॉइस इज ओनली टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द कंसाइनी रिगार्डिंग पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड सेंड। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं 32 इंच एलईडी भेज रहा हूं और मैं प्रोफार्मा इनवॉइस में 42 इंच का बिल प्रोफार्मा भेज रहा हूं, तो वो बोलेगा ना, रे भाई साहब क्या कर रहे हो, भेजा 32 इंच और प्रोफार्मा इनवॉइस भेज रहे हो 42 इंच का, इसका मतलब कुछ मिस्टेक हुआ है। इसका मतलब आपके गोडाउन से 42 इंच का टीवी के जगह 32 इंच का टीवी लोड हो गया भाई साहब। तो भाई हम लोग दोनों क्रॉस चेक कर लेंगे ना एक दूसरे को, कि आपने जब भेजा है इनवॉइस 42 इंच का, इनवॉइस मतलब प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस आपने भेजा है 42 इंच का। ठीक है, उसमें आपने मॉडल नंबर भी लिख दिया टीवी का, सीरियल नंबर भी लिख दिया है। ठीक है, होता है ना ये सब डिटेल्स। तो आपने तो जो लिखा है, बट आया मेरे पास कुछ और है। तो दोनों पार्टी आपस में एटलीस्ट दे हैव सम डॉक्यूमेंट्स टू मेक ईच अदर अंडरस्टैंड। ठीक है, प्रैक्टिकल सोचिए। तो ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस का प्रैक्टिकल रियलिटी अब आप समझ चुके हो। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, आगे और क्या हकीकत है जो समझना है हमें। यूजुअली द कंसाइनी रिकवर्स फ्रॉम द कंसाइनर all expenses incurred by him on the consignment। कंसाइनी सब खर्च जो है वो कंसाइनर से निकाल लेता है। दिस हाउएवर कैन बी चेंज्ड बाय अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। आपस का है, दोनों जन डिसाइड कर ले। ठीक है, इट इज यूजुअल फॉर द कंसाइनी टू गिव एन एडवांस टू द कंसाइनर इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब एक बात बताओ, 32 इंच का एलईडी टीवी मैं 50 पीस भेज रहा हूँ। ठीक है, और ये पूरा आइटम समझ लीजिए, अगर 50,000 एक टीवी का है तो 25 लाख रुपया का सामान मैं भेज रहा हूँ। तो भाई तू 5 लाख रुपया नहीं दे सकता मेरे को? 5 लाख तो दे दे। ठीक है, मैं अपना 25 लाख का सामान तेरे को रिस्क में भेज रहा हूँ और तू 5 लाख भी एडवांस नहीं देगा। ठीक है, तो ये बिजनेस है, धंधा है, क्योंकि भाई तुम भी तो कुछ कमाओगे, सारा गरज मेरे को ही है क्या? So it is usual that the consignee, for the consignee to give an advance to the consigner in the form of cash और अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो समझ में नहीं आएगा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा देख लीजिएगा। इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द सेल प्रोसीड्स ऑफ द गुड्स। ठीक है, जब माल बिकेगा तो उससे एडजस्टमेंट हो जाएगा। फॉर हिज वर्क, किसका वर्क? द कंसाइनी। कंसाइनी रिसीव्स अ कमीशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सेल। भैया तुम माल बेचते रहे, कमीशन मिलते रहेगा। अब जैसे मैं एक शोरूम हूँ, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम हूँ मैं सैमसंग का भी एलईडी रखता हूँ, पैनासोनिक का भी रखता हूँ, मेरे को तो भैया माल बेचने से मतलब है। ठीक है, तो भाई देखो जितना भी हो सकता है पैनासोनिक वाला मेरे को 12% कमीशन दे रहा है और सैमसंग वाला मेरे को सिर्फ 8% कमीशन दे रहा है।
और सोनी बोलता भैया मेरा माल तो भैया मेरा नाम से बिकता है, मैं तो तेरे को सिर्फ 6% कमीशन दूंगा। ठीक है। अब दोस्त कोई ग्राहक आया तो मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको पैनासोनिक वाला टीवी चिपका दूं, बट कस्टमर भैया बोलता हमको तो सोनी ही चाहिए। राइट। अगर मैं ज़्यादा कस्टमर को इरिटेट करूंगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा कमीशन मिल रहा है यहाँ पर, तो कस्टमर भैया बोलेगा तुमसे हमको नहीं चाहिए, मैं किसी दूसरे डीलर के पास चला जाऊंगा और किसी दूसरे डीलर से मैं ये सोनी टीवी ले लूंगा। तो अगर मैं ज़्यादा पैनासोनिक पैनासोनिक करूंगा तो ये जो 6% का कमीशन सोनी टीवी बेच के आ रहा था, ये 12% के लालच में ये 6% भी चला जाएगा। कुछ समझ में आ रहा दोस्त? तो इस तरीके से होता है धंधा। बिजनेस का आइडिया भी आपको मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ का आइडिया दे रहा हूँ कि भाई 12% वैसे तो अच्छा लग रहा है, ऐसे तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि वाह वाह पैनासोनिक बेचूंगा तो डबल कमाऊंगा। अगर 1 लाख का टीवी मैं बेचता हूँ तो पैनासोनिक में मैं 12,000 कमाऊंगा और सोनी में मैं सिर्फ 6,000 कमाऊंगा। बट दोस्त होता क्या है, ये 1 लाख रुपया का टीवी बेचने के चक्कर में मैं बेच ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। और इतना में मैं 10 सोनी का टीवी बेच दिया, तो 10 सोनी का टीवी बेचा तो 60,000 रुपया का कमाई हो गया। और 10 पैनासोनिक का टीवी बेचता तो 1,20,000 का कमाई होता। बट कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है, 10 में सिर्फ एक ही को बेच पाया। तो ठीक है, 1 से 12,000 आ गया। तो इस तरीके से बिजनेस होता है। सो कमीशन मिलेगा जी। द कंसाइनी रिसीव्स अ कमीशन calculated on the basis of gross sale. For ordinary commission, the consignee is not responsible for any bad debts that may arise. ये बड़ा कमाल का चीज़ है। कंसाइनी ने टीवी बेच दिया और सामने वाले ग्राहक ने पैसा नहीं दिया, तो डूबत पैसा किसका हो रहा है? कंसाइनर का। ये देखो भाई, ये धंधा का नियम है। बट देखो जनरली क्या होता है ना कि अगर कंसाइनी अगर कुछ ऐसा गलत काम करेगा कि किसी को भी बेच देगा और बाद में बोलेगा ले भैया पैसा तो मिला नहीं, डूब गया, तो आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम मैं इस डीलर के साथ काम करना चाहूँगा? आज ये डीलर मेरा 100 टीवी बेचता है और मैं इसको हर टीवी के ऊपर 5,000 रुपया का कमीशन देता हूँ। राइट। तो इस बंदे ने कमाया है ना मेरे से, इस बंदे को 5 लाख रुपया मेरे से कमाना है या नहीं कमाना है? अगर ये एक दो टीवी में एक दो ग्राहक के साथ गलत काम करेगा तो मेरे को भी टाइट होना आता है। सो कई बार कितना रूल्स रेगुलेशन बना लो, बट न्याय जो है वो अपने आप हो जाता है। अगर मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ भी गलत हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट रन फायदा में ले सकता हूँ रूल्स रेगुलेशंस को। अगर मेरे को ध्यान रखना है तो मेरा फायदा जो है वो शॉर्ट रन होगा। बट बिजनेस तो कि शॉर्ट रन काम नहीं होता ना। एक टीवी दो टीवी में मैंने गड़बड़ कर दिया, शॉर्ट रन में मैंने कमा लिया, बट लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में क्या होगा? तो ये लॉन्ग रन का गेम होता है बिजनेस। तो इसीलिए चाह के भी ना कोई गलत काम नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब मैं जो बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल हकीकत बता रहा हूँ जिंदगी की। If the agent is to be made responsible for bad debts, he is to be paid a commission called Del Credier commission. तो भैया सीधा सीधी बात यह है कि अगर देखा जाए तो भैया देखो, तुम मेरे को सिर्फ 2% कमीशन देते हो, मैं यार कोई सेंस नहीं बनता है। नहीं भाई तू बेच ना भाई। देख भैया, अगर बैड डेट्स हो गया, वो पार्टी पैसा नहीं दिया, इतना कम कमीशन में ना, इतना कम कमीशन में मैं टीवी भी बेचूं, पार्टी को चेज भी करूं, भैया उतना नहीं होता। तो ये कंसाइनर क्या बोलता है, एक काम कर भाई तू टीवी बेच ले, ठीक है, कस्टमर का डिटेल्स तू मेरे को दे दे, मैं अपने ऑफिस से फॉलो अप करा लूंगा, तेरा कोई रिस्क नहीं है, पैसा डूबेगा तो मैं समझूंगा। ठीक है भाई, अगर तू समझेगा तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तू मेरे को ऑर्डिनरी कमीशन दे, ऑर्डिनरी कमीशन देगा तो मैं काम भी ऑर्डिनरी करूंगा। बट अगर तू स्पेशल कमीशन दे तो मैं ग्राहक के पीछे लगूंगा, पेमेंट का जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो भी तुम सोच लो क्या करना है। सो अगर स्पेशल कमीशन दोगे तो उसको बोलते हैं डेल क्रेडियर कमीशन।
ठीक है। स्पेशल कमीशन दो, ज़्यादा दो, 2 की जगह 5% दो, तब देखो तुम्हारा एक भी पैसा नहीं डूबेगा और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। पर 2 की जगह 5% में होता क्या है, अगर मैं 100 टीवी बेच रहा हूँ और इमेजिन करो एक एक टीवी अगर 1-1 लाख रुपया का है, तो 2,000 रुपया पर टीवी, ठीक है, इंटू 100 टीवी पर मंथ, तो ये हो रहा है 2 लाख रुपया, ठीक है। और स्पेशल कमीशन अगर इसको 4% चाहिए, तो 2 लाख की जगह कमीशन जाएगा 4 लाख रुपया। 100 में से कितना ग्राहक है जो मेरा पैसा मार लेगा? इट्स नॉट दैट इजी। तो मैं 2 लाख की जगह 4 लाख का कमीशन नहीं दूंगा भाई। मैं अपने आप मॉनिटरिंग कर लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं करूंगा ना, कुछ भी जो भी है, कस्टमर का पेपर मंगवाऊंगा, आधार कार्ड मंगवाऊंगा। ऐसे थोड़ी ना कि वो पैसा मार लेगा। इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। 2 लाख रुपया मैं कमीशन दे दूं स्पेशल, इससे अच्छा तो मैं 2 लाख रुपया में ना मैं बहुत कुछ कर लूंगा। तो अपना अपना सिचुएशन है, अपना अपना सोच है। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स, नॉट merely ऑन क्रेडिट सेल्स, until and unless agreed, ठीक है। सो डेल क्रेडियर कमीशन, कमाल देखो, ये बहुत अच्छा बात बोला है। डेल क्रेडियर कमीशन इज व्हाट? टू प्रोटेक्ट द कंसाइनर, टू प्रोटेक्ट द कंसाइनर अगेंस्ट बैड डेट्स। तो इसमें एक लॉजिक आता है कि देखो, बैड डेट्स तो तब होगा जब माल हम उधार में बेचेंगे, जिसको बोलते हैं क्रेडिट में, राइट। अब अगर कंसाइनी ने कैश में बेच दिया, तो भी कैश में बेचा तो फायदा हुआ ना, जल्दी जल्दी पैसा आ गया। अब कंसाइनर अगर बोलेगा नहीं नहीं ये तो तूने कैश में बेचा ना, तो इसका स्पेशल कमीशन नहीं मिलेगा। इसके लिए कैश के लिए कोई स्पेशल कमीशन नहीं है। इसका मतलब ऐसे, एक बात बताओ, प्रैक्टिकल सोचो ना, धंधा में, बिजनेस में हम लोग हमेशा चाहेंगे कि जल्द से जल्द पैसे आ जाए, जल्द से जल्द। अब कंसाइनी ने बेचारे ने कैश में माल बेच दिया और मैं उसको पनिश करूं? अल्टीमेट मैं तो चाहूंगा ना कि मेरा पैसा रियलाइज हो जाए। और देखो इसने कितना अच्छा काम किया, डायरेक्ट कैश में बेच दिया, मतलब आज माल बिका और आज ही पैसा आ गया। और मैं इसको रिवॉर्ड नहीं देना चाहता हूँ। मैं इसको बोलूंगा कि नहीं नहीं, डेल क्रेडियर कमीशन तो भैया पहले तुम क्रेडिट में बेचो, पहले तुम रिस्क लो। जब हमारे माथे पे रिस्क आएगा और तुम उस रिस्क को अच्छे से निभाओगे, पैसा लेकर आओगे, तो मैं तुमको इनाम दूंगा। अरे तो भाई बिजनेस सेंस में दिस इज स्टूपिडिटी। क्योंकि अगर पैसे मेरा 3 महीना बाद आ रहा है, तो 3 महीने का पैसे का इंटरेस्ट तो है, 3 महीने का पैसे का इंटरेस्ट का नुकसान हो गया। और उसको तो भाई साहब को तो कमीशन देना ही है स्पेशल। तो अगर कोई मेरा कंसाइनी अगर कैश में धंधा करता है, तो कम से कम मेरा इंटरेस्ट का तो सेविंग हुआ दोस्त। मैं उससे झगड़ा क्यों करूं कि नहीं तुमको डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दूंगा? तुमको लग रहा है कि ये झमेला मेरे को करना ठीक है? एब्सोल्युटली नॉन बिजनेस आइडिया होगा ना जिसके पास, तो वो ये झमेला करेगा। तो ये एकदम क्लियर है कि झमेला करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिकली द कंसाइनीज एंड्स, ये क्या है? पीरियोडिकली द कंसाइनी एंड्स टू द सेंड्स होगा यार, ये वही तो मैं सोच रहा है। द कंसाइनी सेंड्स टू द कंसाइनर अ स्टेटमेंट कॉल्ड अकाउंट सेल्स, ठीक है। तो पीरियोडिकली मतलब चाहे 1 महीना हो या 3 महीना हो, ठीक है। तो कंसाइनी भेज रहा है कंसाइनर को अकाउंट सेल्स कि देखो भैया तुमने 100 टीवी भेजी और इस 100 टीवी के अगेंस्ट में 20 टीवी बिक्री हो गई है, 20 टीवी का सेल हो गया है, ठीक है। इट सेट्स आउट द सेल्स मेड बाय द कंसाइनी, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, मतलब जो खर्चा हुआ है ना वो भी लिख लिया, सेल का इतना आया, खर्चा इतना हुआ और मेरा कमीशन इतना हुआ, मतलब पूरा हिसाब भेज रहा है भाई। द कमीशन अर्न बाय द कंसाइनी एंड द बैलेंस ड्यू टू द कंसाइनर। एकदम इजी है ना दोस्त, क्योंकि हिसाब देना है। मेरा बात समझो, 20 टीवी हमने बेचा है 50,000 रुपया करके, तो 10 लाख रुपया आया है मेरे पास, ठीक है। लेस कुछ भी जो एक्सपेंसेस है, समझ लो 50,000 का कुछ एक्सपेंसेस है जो अलाउड है, आपस में बात हो गया था, और कमीशन है 5% का,
तो 10 लाख का 5% कितना हुआ बताओ? 50,000 रुपये। ठीक है, तो मैं 9 लाख रुपया तुम्हें दे सकता हूँ, मतलब देना है मेरे को। तो ये 9 लाख में से मैंने 5 लाख भिजवा दिया है, जो भी है। तो ये आपस का दोनों हिसाब कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इजी। जब अपने को सब डिटेल्स दिया रहेगा ना कि कितना टीवी भेजा, कितना बेचा, तो वो सब देख के अपने हिसाब मिलाना है। इट इज़ वेरी वेरी इजी। इस पूरे चैप्टर में यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मतलब रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, वेरी 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 केयरफुली। क्योंकि जब एक बार हमने सब समझ लिया कि डेल क्रेडियर कमीशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में कहानी क्या है, डील क्या है, तब दिक्कत नहीं आ सकती है। क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि अच्छा ये कहानी ये है, इसके इस पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट का मतलब ये है, तो फिर क्या दिक्कत है। फर्म्स यूजुअली लाइक टू ascertain प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट्स टू ईच कंसाइनी। तो भाई जो भी है, कंसाइनमेंट बेसिस पे वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेट्स टू अकाउंट्स डीलिंग विद सच बिजनेसेस where one person sends goods to another person on the basis that such goods will be sold on behalf of and at the risk of the former। तो दोस्त, मेरे ख्याल से हमने स्टार्टिंग अच्छा किया है। छोटा सा मीनिंग था, एक एक वर्ड हमने समझा है, 9 पॉइंट्स थी। हालांकि ये लिखना नहीं आएगा आपको, बट इसको समझना ज़रूरी था। तो इसको समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप ये कंसाइनमेंट एंड सेल इसको रीड करिएगा, ठीक है। और कमीशन एंड डिस्काउंट, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, इसको भी आप रीड करिएगा। चिंता मत करिए, मैं खुद रीड करूँगा इसको और एक एक बात आपको समझाऊंगा। अगर कहीं पर भी आपको अटकना है तो अटक जाइए, पहले आप अटकिए, मैं आपको निकाल दूंगा, चिंता मत करिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, कितना अच्छा है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझ लिया था, सीख लिया था कि ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है, इवेंट्स का मीनिंग क्या है। इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनर कौन? जिसने सामान, जिसने गुड्स भेजा है कंसाइनी को, ठीक है। तो ये सब भी आप चाहो तो रीड कर सकते हैं। एक काम करते हैं, बिफोर वी क्लोज फॉर द डे, सिर्फ एक इलस्ट्रेशन रीड कर रहे हैं, करेंगे नहीं, सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट एक इलस्ट्रेशन रीड कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जितना भी हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है कंसाइनमेंट के बारे में, क्या ये वैसा ही कुछ है। तो आइए रीड करते हैं। X sent on 1st July 2016 to Y goods costing rupees 50,000 and spent 1,000 on packing etc। ठीक है भैया, गुड्स भेजना है तो पैकिंग भी कर लिया। On 3rd July 2016, Y received the goods and sent his acceptance to X for 30,000। गुड्स है 50,000 का, एक्सेप्टेंस भेजा है 30,000 का, पेबल एट 3 months। Y spent 2,000 on freight and cartage, 500 on godown rent एंड 300 ऑन इंश्योरेंस। ठीक है, अब अपने को ये पता कि ये जो 2,000 किस में है, फ्रेट में, 500 रुपया गोडाउन का भाड़ा में और 300 रुपया इंश्योरेंस में। ये जो 2,800 रुपया खर्चा हुआ है वाई का, वाई क्या अपने बिहाफ में किया है? नहीं, ये सारा का सारा 2,800 रुपया वो एक्स से क्लेम कर लेगा। इट इज सो सिंपल, ठीक है। ये जुलाई का मामला है, ये खर्चा है, अपने को बता दिया गया ऑन 31 दिसंबर 2016। अब ये समझ लो, ये हिसाब भेजेगा अपना, ठीक है। सेंड अकाउंट सेल्स, अकाउंट सेल्स का मतलब है हिसाब किताब, ठीक है। ये अकाउंट सेल्स का मतलब है ये अपना पूरा हिसाब लिख के भेजेगा। अलॉन्ग विद द अमाउंट ड्यू टू एक्स, ठीक है। हिसाब भी भेजा और जो पैसा उसको देना था, अब हिसाब बनाया, भाई तुमको इतना रुपया देना है, लेट्स से तुमको 20,000 रुपया हमको देना है। तो ले भैया, ये बैंक का डिटेल है, ये या ये चेक है। आज के डेट में नहीं, देखो आज के डेट में तो क्या सीधा तुरंत इंटरनेट बैंकिंग से दे दनादन ट्रांसफर 2 मिनट में, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। सो अलॉन्ग विद द अमाउंट ड्यू टू एक्स शोइंग दैट 4/5 ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड फॉर 55,000। क्या बात है, मतलब 40,000 का गुड्स, ठीक है। 4/5 मतलब 40,000 का गुड्स 55,000 में बिक गया, ठीक है।
Y is entitled to a commission of 10%. One of the customers turned insolvent and could not pay 600 ड्यू फ्रॉम हिम। 600 रुपया का जो नुकसान है किसका होगा? डेल क्रेडियर कमीशन कहीं बोला है? नहीं बोला है। तो ये 600 रुपये का नुकसान किसका होगा? एक्स का होगा। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड ऑल्सो प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। तो अगर आप लोग चाहो तो ये आप लोग घर पे एक बार रीड कर लेना, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी इनफैक्ट। तो दोस्त आज के लिए एक बार यहीं रोकते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड यस, इफ यू लाइक प्लीज रिव्यू BACA क्लासेस ऑन गूगल। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबाइए ना, अच्छा लगता है। टेक केयर, बाय बाय। सो दोस्तों आइए कंटिन्यू करते हैं डिस्टिंक्शंस में, ठीक है। सो डिस्टिंक्शंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। सो आर यू रेडी? कंसाइनमेंट का मतलब क्या है, सेल का मतलब क्या है, ये डिस्टिंक्शन जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता तो ये टेक्स्ट बुक में नहीं होता मेरे दोस्त। ओनरशिप कंसाइनमेंट में अपने जो पढ़े हैं ना ऊपर में, बस उसी का समराइजेशन है। ओनरशिप ऑफ द गुड्स, ओनरशिप ऑफ द गुड्स रेस्ट विद द कंसाइनर। ओनर कौन रहता है? कंसाइनर ही रहता है। सेल में क्या होता है? गुड्स ट्रांसफ़र हुआ तो ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। और ये ओनरशिप कब तक कंसाइनर के पास रहता है? टिल द टाइम दे आर सोल्ड बाय द कंसाइनी। कंसाइनी अब किसी और को बेच दिया, जैसे ए है, बी है, ये है कंसाइनर, ये है कंसाइनी, और बी ने सी को बेच दिया, तो ये है अल्टीमेट बायर। अब जब सी को माल मिल गया है तब ए, अब नाउ ओनरशिप इज ट्रांसफरिंग, ठीक है। सो ओनरशिप डायरेक्ट ए से सी को जा रहा है, बट ओनरशिप ए से बी को नहीं जा रहा है। यही बात समझाने का है इसमें, ठीक है। नो मैटर द गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू द कंसाइनी। तो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, ए से बी को चाह रहा है, बी सी को फाइनली बेच रहा है। तो जब बेचता है बी, बेच रहा है बी, बट ओनर है ए से ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है सी को। बी तो भैया एक मीडिएटर है, ये भैया प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, या ये सेलर है, और ये बायर है। तो बट सर माल तो भैया बी ने बेचा ऑन बिहाफ ऑफ ए। छोटा भाई ने माल बेच दिया, बट छोटा भाई बोलेगा देखो भैया मैं तो भाई भैया का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ठीक है, ये जो भी है भैया का ही है, तो बस मैं तो भैया के बिहाफ में हूँ। आया बात समझ में? तो भैया कौन है? भैया है कंसाइनर। The consignee can return the unsold goods to the consigner। भैया ये माल नहीं बिक रहा, भैया क्या करें, फालतू का आपके पास वापस भेज रहे हैं, ठीक है भैया। बट अगर सेल हो जाता है ए एंड बी के बीच में, ए ने अपना सामान बी को बेच दिया है, सेल कर दिया है, तो बी का मन में आएगा वापस दे देगा क्या ए को? नहीं। सो गुड्स सोल्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर एंड कैन बी रिटर्न ओनली इफ द सेलर अग्रीज, ओनली। अब अगर ये बायर है और ये बोल रहा भैया थोड़ा सा ना वो जोश जोश में ज़्यादा खरीद लिए, अब होता ना कि भाभी जी ने साड़ी खरीद लिया, खरीदने आई थी 2 पीस, जोश जोश में दुकानदार ने भी जोश दिला दिया, अरे देखिए ये करके वो 6 पीस दे दिया उसको। अब वो बोल रहे कि देखो भाई 4, 2+2 तो रख लूँगी बट 2 वापस भेजना चाहती हूँ। तो ए को मालूम है कि कस्टमर खराब हो जाएगा, तो हाँ ठीक है भेज दीजिए। तो यहाँ ओनली इफ द ए, ओनली व्हेन ए अग्रीज, ठीक है। कुछ देर पहले हमने सेल ऑन अप्रूवल वगैरह चैप्टर पढ़ाई था, तो वहाँ पर जनरली अग्री हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ तो एक ही है ना, मेरा बात समझो। अगर ये अग्री कर जाए तो आप अकाउंटेंट हो, तो आपको वो सेल एंड अप्रूवल वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे आपको अकाउंट्स बनाना होगा, ठीक है। तो जैसा सिचुएशन वैसा अकाउंटिंग।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। कंसाइनर bears the loss of goods held with the consignee। तो नुकसान तो कंसाइनर का होगा अगर कुछ भी हुआ तो। इट इज़ द बायर हु विल बेयर द लॉस इफ एनी आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। भैया मैंने आपको गुड्स दे दिया है, अब आपका रास्ता में तो खराब हो गया, कुछ भी हुआ, आप गिरा दिए, तो मेरा कोई रिस्क थोड़ी ना है। ठीक है जी। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पर क्या है, सेलर एंड बायर है। ठीक है। और यहाँ क्रेडिटर एंड डेटर का रिलेशनशिप, अगर माल उधार में बेचा गया है तो। एक्सपेंसेस डन बाय द कंसाइनी टू रिसीव द गुड्स एंड टू कीप इट सेफली आर बोन बाय, बोन मतलब पैदा नहीं, बोन मतलब कौन बर्दाश्त करेगा। ठीक है, तो ये खर्चा बर्दाश्त कौन करेगा, कंसाइनर करेगा, अनलेस देर इज अदर अग्रीमेंट। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बायर आर टू बी बोन बाय द बायर इटसेल्फ आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अब मैंने जैसे टीवी खरीदा या वॉशिंग मशीन खरीदा, तो शोरूम से उन्होंने बोला भैया ये लीजिए। अब आपको कैसे लेके जाना वो आप समझिए, बाहर में टेम्पू है, टैक्सी है, जो भी है, आप जाइए उनको ले लीजिए। या अगर आप चाहते हैं हम डिलीवरी कराते तो हम 400 रुपया और लेंगे, बट डिलीवरी हम करवा देंगे आपका। बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो वैन वाला कहीं एक्सीडेंट कर दे तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कि हम तो भाई बहुत सारे वैन वाले हैं बाहर में, उनको बुला देंगे, आपका निगोशिएशन करा देंगे। या अगर आपको टाइम नहीं है तो आप चले जाइए, 400 रुपया आप एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, बट रिस्क तो है वो आपका है, रिस्क आपका है। ये वैन वाला मेरा कंपनी का आदमी नहीं है, ये बाहर का वैन वाला है। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बट बाइंग एंड सेलिंग अपना कंप्लीट हो गया। अब ये वैन में अगर कुछ भी डैमेज हुआ तो यू डोंट से कि आपका वैन वाला डैमेज कर दिया। ठीक है, मेरा वैन वाला नहीं है जी, वैन वाला आप ही का अरेंज मैं कर रहा हूँ। तो ये बात क्लियर है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कमीशन एंड डिस्काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमीशन एंड डिस्काउंट के बीच में क्या फ़र्क है, कमीशन एंड डिस्काउंट के बीच में क्यों पढ़ाया जा रहा है। कमीशन तो समझ में आता है, नॉर्मली समझ में आता है, अगर कुछ सेल वेल होगा तो उसको कमीशन दिया जाएगा, डिस्काउंट थोड़ी ना दिया जाता है। ठीक है, कमीशन एंड डिस्काउंट फिर भी दे दिया तो पढ़ लेते हैं। कमीशन may be defined as remuneration of an employee or agent relating to services performed in connection with sales। ठीक बात एकदम। बेटा तुम बेचे हो तो तुमको कमीशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। वो एम्प्लॉय को भी मिल सकता है, वो एम्प्लॉय को भी मिल सकता है, और वो एजेंट को भी मिल सकता है। ये बात भी एकदम क्लियर है। सेल्स के लिए, परचेजेस के लिए, अरे परचेज के लिए भी हाँ, कलेक्शंस के लिए, और अदर टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एंड इज यूजुअली बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट्स इन्वॉल्व। कमीशन में हमेशा क्या होता है ना, कितना रुपया का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे परचेज हो, सेल हो, कलेक्शन हो, जो भी हो। ठीक है। अब जैसे कई बार होता है ना कि बैड डेट्स हो गया, अब हमने किसी को रखा, भैया देखो तुम जाओ पेपर वर्क करो, समझाओ, बात करो, तो अगर ये मेरा डूबा हुआ 1 करोड़ रुपया निकल जाता है तो तुमको 5% कमीशन देंगे। तो भैया उसका तो 5 लाख रुपया बन जाएगा एक ही झटके में। अब मैं उसका 5 लाख बन जाएगा वो देखूं, या मैं ये देखूं भैया मेरा जो 1 करोड़ डूबा हुआ है उसमें से 95 लैक्स तो कम से कम आएगा मेरे पास। तो इस तरीके से कमीशन का काम होता है। चलो भाई जो भी है, सेल हुआ। अब देखो मेरा बात समझो, सेल हुआ। अब मेरे को तो पता है ना कि 1 लाख रुपया का अगर सेल होता है, अपने को पता है कि अपना 33.33% का मार्जिन है। या चलो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए अपना 35% का मार्जिन है, तो अपने सीधा 35,000 रुपया कमाएंगे, और अपने बंदे को बोलते हैं भैया तेरे को 2% कमीशन देंगे। तो 35,000 में से 2,000 वो ले जाएगा, वो 2,000 ले जाएगा वो देखूं, या 33,000 मेरे पास आएगा मैं वो देखूं, बताइए। तो सिंपल से कैलकुलेशंस होते हैं। तो कमीशन देने के बाद भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया अपना खर्चा तो था 65,000 का, ग्राहक कौन ला के दिया, 35,000 का प्रॉफिट कौन करा रहा है, वो सामने वाला करा रहा है। उस 35,000 के प्रॉफिट में अगर वो 2,000 रुपया ले गया तो अपने को तो फिर भी 33,000 का प्रॉफिट है।
वही बात मैंने रिपीट किया अलग स्टाइल से। ठीक है जी, आगे देखिए। कमीशन अर्नड इज अकाउंटेड फॉर एज एन इनकम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हम कमीशन कमाएंगे तो इनकम हो गया। एंड कमीशन अलाउड और पेड is accounted for as an expense in the books of the party availing such facility or service। तो ठीक है, ये एकदम इजी है। अब आइए बात करते हैं डिस्काउंट का। डिस्काउंट क्या चीज़ है? The term discount refers to any reduction or rebate allowed and is used to express one of the following situations: an allowance given for settlement of a debt before it is due, that is cash discount; an allowance given to the wholesalers or bulk buyers on the list price or retail price, known as trade discount. A trade discount is not shown in the books of accounts separately and it is shown by the way of deduction from the cost of purchases। तो ये सब चीज़ हम लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट? ऐसा नहीं है कि नहीं पता था। सो दिस वाज वेरी इजी एंड वी ऑलरेडी न्यू ऑल दीज थिंग्स। स्टिल हमने इसको एक बार रीड किया है कि चलो भाई पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अपने को जो देखना है वो अपने को ये देखना कि अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। ठीक है, एक बार इसको हम स्किप करना चाह रहे हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 का भी हमने रीडिंग कर लिया, तो इसको भी स्किप कर रहे हैं दोस्त। अकाउंटिंग से पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा और कुछ बातें को हम लोग सीख लें। ठीक है, अकाउंट्स तो चलो कर लेंगे, पहले और क्या क्या बातें होती है जब भी हम कंसाइनमेंट रिलेटेड काम करते हैं, तो और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो हम लोगों को समझना है। सो अपने नेक्स्ट टॉपिक अपने सामने हमने रखा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, द प्रिंसिपल, देखो इन्वेंट्री का चैप्टर हमने अच्छा से कर लिया है, अब ये सब समझने में और इजी होगा। द प्रिंसिपल इज दैट इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। ये सब पता है हम लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। ठीक है, सिर्फ रीड कर रहे हैं। ये पूरा कंसाइनमेंट चैप्टर देखो, सिर्फ रीड करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करेंगे। द प्रिंसिपल इज दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, whichever is lower. The same principle as it is practiced for preparing फाइनल अकाउंट्स। तो इन्वेंट्री का हमेशा यही प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट, कॉस्ट मीन्स not only the cost of goods as such to the consigner। देखो ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि मेरे को तो जो कॉस्ट है वो तो चलो 33,000 का है, बट जब मैं इस गुड्स को आगे भेज रहा हूँ उस पर भी तो मेरा कुछ कॉस्ट लग रहा है, राइट? 33,000 तो मेरे यहाँ पर आया, मैं कोलकाता में बिजनेस कर रहा हूँ, लेट से मेरे यहाँ पर कुछ सामान आया 33,000 का, अब मैं उसको मुंबई भेज रहा हूँ, तो जो आइटम मेरे यहाँ पर 33,000 का था वो मुंबई पहुँचते पहुँचते वही सेम आइटम 36,000 का हो गया। 3,000 रुपया लेट से ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस वगैरह मेरा खर्चा हो जा रहा है, तो 36,000 हो गया। तो अब ये 3,000 का कॉस्ट मेरे को जोड़ना चाहिए इन्वेंट्री में या नहीं जोड़ना चाहिए? किस में जोड़ूं? इन्वेंट्री में जोड़ूं? और पॉइंट वही है, नाउ शुड आई ऐड इट इन द इन्वेंट्री और शुड आई ऐड इट एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस? तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, टू ब्रिंग द एसेट टू द प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, याद है आपको? तो चलो ठीक है, आगे पढ़ते समझ में आ जाएगा। बट ऑल्सो ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड till the goods reach the premises of the consignee। ये अच्छा है, मेरे गोडाउन से निकला, तेरे गोडाउन में पहुंचा। ठीक है, तो तब तक का क्या क्या खर्चा है? अब क्या क्या खर्चा है आप ही बताइए। किसी सामान को कलकत्ता से बॉम्बे भेजना है तो खर्चा तो होगा।
पैकिंग का खर्चा होगा, फ्रेट का खर्चा होगा, कार्टेज का खर्चा होगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ऑक्ट्रॉय, import ड्यूटी etc. But expenses incurred after the goods have reached the consignees go down, such as go down rent, insurance of go down, delivery charges, salesman salaries, are not treated as part of cost of purchase. ठीक है दोस्त, for valuing inventories on hand. तो यहाँ से लेके यहाँ तक भिजवाया तो चलो इन्वेंट्रीज का कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, बट उसके बाद जो सामने वाला का कितना गोडाउन रेंट लग रहा है, वो अपने स्टाफ को क्या सैलरी दे रहा है, वो सब हम लोग नहीं जोड़ेंगे। प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये सब बातों को। बस इतना ध्यान रखोगे तो आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। दैट इज वाई इन द केस गिवन अबव इन्वेंट्रीज हैज बीन वैल्यूड इग्नोरिंग गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो अपने जब न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये अबव का बात हो रहा है, तो अभी अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, वंस वी नो द कॉन्सेप्ट, आप खुद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। इन द केस गिवन अबव इन्वेंट्रीज हैज बीन वैल्यूड इग्नोरिंग गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस। तो अगर हम पहले ये न्यूमेरिकल करते हैं तो हम लोगों को पता नहीं चलता, बट नाउ वी नो। तो अब हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल देखेंगे तो अपने को कोई डाउट नहीं होगा। दैट इज द रीजन वाई मैंने उसको स्किप करा दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि स्किप कराने का भी कुछ रीजन था मेरा। अब एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहे हैं आपको। क्या है ये इंपॉर्टेंट नोट? समटाइम्स an examination problem states only that the consignor expenses amounted to such amount and that consignee spent so much. If details are not available, then for valuing inventories, the expenses incurred by the consignor should be treated as part of cost, while those incurred by the consignee should be ignored. तो ये ऊपर जो समझा है उसी चीज़ को वापस से सेम टू सेम चीज़ अपने को नीचे बताया जा रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है जी। If the expected selling price of inventories on hand is lower than the cost, ये सब हमने इन्वेंट्रीज में कर रखा है तो कोई टेंशन लेने का नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा था। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट एक्सपेक्टेड नेट सेलिंग प्राइस ओनली, दैट इज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस डिलीवरी एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। सो कॉन्सेप्ट क्योंकि हमारा मजबूत है तो हम लोगों को कहीं पर भी टेंशन आ ही नहीं सकता। मैं आपको ये यकीन के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दिया है, बहुत चर्चा की है। हमने हो सकता है न्यूमेरिकल्स कम किया हो, बट हमने कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन बहुत किया है। तो आज मेरे को लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यस, हमने कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छा से समझ लिया है कि टेंशन लेने का एकदम भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट। गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट। शुरू में तो सर आपने कहा था कि इनवॉइस तो बनता नहीं है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस है, तो फिर ये कहाँ से आ गया? अभी समझ में आ जाएगा। सो गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट देखेंगे हम लोग आज। नॉर्मल लॉस क्या होता है, अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, ये समझेंगे। दोनों का डिस्टिंक्शन समझते हैं। कमीशन तो हमने समझ ही लिया है, ऑर्डिनरी, डेल क्रेडियर, ओवर राइडिंग कमीशन। तो ये छोटे छोटे बातों को पहले समझ लेंगे तो सब कुछ ईजी लगेगा। फिर रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनी, अकाउंट सेल्स क्या होता है, ये सब चीज़ को रीडिंग करना ज़रूरी है। उसके बाद तो बस जो हमने स्किप किया था ना, अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, यहाँ से हमने स्किप किया था। ठीक है, तो यहाँ से स्किप किया तो वापस हम लोग कंसाइनर पढ़ेंगे, उसके बाद कंसाइनी पढ़ेंगे, एंड उसके बाद प्यार से इलस्ट्रेशंस करेंगे। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन, दो इलस्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे कि भाई क्या बोलना चाह रहे हैं, कि अगर कंसाइनी एडवांस बाय कंसाइनी वर्सेस सिक्योरिटी अगेंस्ट द कंसाइनमेंट, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना ज़रूरी है। फिर एक इलस्ट्रेशन देख लेंगे हम लोग, फिर इस इलस्ट्रेशन में
एबनॉर्मल लॉस वैल्यूएशन के कुछ है, उसको देख लेंगे। तो कोई लॉस इन ट्रांजिट का केस है, इसमें अबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, ये नेट अबनॉर्मल लॉस है, क्लेम से कुछ पैसा मिल रहा है क्या। दीज आर वेरी लॉजिकल, वेरी वेरी लॉजिकल। ओके, सो चार पांच लगभग 6 इलस्ट्रेशंस है, 6 इलस्ट्रेशंस करेंगे, एकदम ये चैप्टर पूरा पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। सो अभी जो हम लोगों को देखना, दैट इज गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट। बट आई गेस कि अगर आप इसको एक रीड करेंगे ना दोस्त, तो मज़ा आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रीड करिए, कि जितना हमने डिस्कशन किया है इसको रीड करिए। नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस एक बार आप रीड करके रखिए, ठीक है। जैसा हमने अभी आपको समझाया, प्लीज़ एक रीडिंग आप करिए, उसके बाद ही आप अगर मेरे साथ रहेंगे ना तो मज़ा आएगा, ठीक है। सो आज एक बार यहीं रोकते हैं दोस्त, एंजॉय करो, रिलैक्स करो, मज़े करो। सो टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और BACA क्लासेस गूगल में जाकर रिव्यू ज़रूर करो, रेट करो, रिव्यू करो। थैंक यू, इतना मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। अगर आपको हमसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो थोड़ा सा हमारा सोशल मीडिया में ब्रांड प्रेजेंस बढ़ेगा दोस्त, उससे मेरे को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि गूगल से या यूट्यूब से कोई बहुत पैसे मिल जाएंगे हमको, लेट मी बी वेरी क्लियर, इट्स ओनली 5 पैसे पर आवर। बट लेट मी बी वेरी क्लियर वंस अगेन, हम आपको सैम्पल वीडियोस डाल रहे हैं, और हमारा ये है कि भाई इफ़ यू पीपल लाइक अस देन टेक एडमिशंस फॉर द फुल कोर्स। मई 2019 के लिए जो बच्चे मई 2019 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, दे कैन टेक 100% लेक्चर्स फ्रॉम अस। 100% लेक्चर्स यूट्यूब में अवेलेबल नहीं होंगे, यूट्यूब में सिर्फ 20% लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, 20 से मैक्सिमम 25%। 100% लेक्चर्स के साथ साथ हम आपको LMS फैसिलिटी देते हैं, मॉक टेस्ट कराते हैं, और 1-to-1 स्टूडेंट का असेसमेंट होता है, 1-to-1 बेसिस पे। तो उसके लिए आप डिटेल्स अगर और चाहिए तो 9830175050 पे व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ओके गाइज, टेक केयर, आई लव यू सो मच, बाय बाय।